हेलो बच्चों, आज का इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो डी ब्लॉक में बचा हुआ खंड रह गया था, वो सब टॉपिक को आज हम लोग जो है एक एक करके कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हम टॉपिक लिख दिए हैं, जो हम लोग का जो अध्याय रहेगा, जो बचा हुआ खंड था डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को एक और नाम से हम लोग पुकारते थे, यानी डी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व रहता है उसको एक विशेष नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से? तो संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। अच्छा, संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है हम ये बताए होंगे पिछले सेशन में, जब हम डी ब्लॉक का चर्चा कर रहे होंगे तो उस समय हम बताए होंगे कि जो है संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। डी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व रहता है उसको संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, तो बस एक ही कारण है इसको संक्रमण तत्व बोलने का, इसके अंतर्गत तत्व को, कि उसमें जो डी ऑर्बिटल मेरा होता है वह डी ऑर्बिटल अर्धपूरित होता है, यानी पूरा भरा हुआ नहीं होता है। इसी कारण से हम लोग इसका नाम रख देते हैं। इसके अंतर्गत जो भी तत्व आएगा वो सब क्या कहलाता है? वो संक्रमण तत्व कहलाता है। अच्छा, अगर इसका बात किया जाए बाह्यतम विन्यास का, तो हम बाह्यतम विन्यास के बारे में भी पिछले क्लास में हम चर्चा किए हुए हैं। तो बाह्यतम विन्यास क्या होगा इसका, तो हम बात किए थे, चर्चा किए थे इसके बारे में। तो इसको एक विशेष नाम से क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया कि संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। हम इसका कारण भी बता दिए हैं, इसको बस याद रख लेना है। और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी प्रश्न बनता है कि जो डी ब्लॉक है उसका बाह्यतम विन्यास क्या होता है, यानी बाहरी विन्यास क्या होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसको उल्टा के हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो अगर इसका बाह्यतम विन्यास का भी बात किया जाए तो क्या होगा? n-1d क्या होता है? n-1 d, और d के ऊपर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और n s के ऊपर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यह बाह्यतम विन्यास था डी ब्लॉक का। ठीक है, और साथ ही साथ हम ये भी बात किए होंगे कि जो मेरा बाह्यतम विन्यास है, इनके आधार पे देखते हैं तो हमारे पास 3 श्रेणी प्राप्त होता है, जो कि एक चौथा आवर्त में मिलता है, एक पांचवा आवर्त में मिलता है, एक छठा आवर्त में मिलता है। हम बात किए थे कि डी ब्लॉक के अंतर्गत 3 श्रेणी पाया जाता है, 3D, 4D और 5D। ठीक ना? तो ये श्रेणी क्रम से हम बांटे हुए थे, और 4 आवर्त में 3 आवर्त आता है इसमें। कौन कौन? तो जो है चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, ये तीनों आता है डी ब्लॉक के अंतर्गत, और जो बचा हुआ भाग है वो चला जाता है एफ ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक ना? तो हम लोग जो है डी ब्लॉक में बहुत महत्वपूर्ण बात सब हम लोग कर चुके हैं कि जो है 3D में कौन कौन सा तत्व आएगा उसको याद करने का भी टेक्निक बता दिए थे। फिर 4D में कौन आएगा उसका भी टेक्निक हम बता दिए थे याद करने का, और कौन कौन सा तत्व है। ठीक है, 5D में भी कौन कौन आता है, उसको कौन कौन सा तत्व है वो सबको याद करने का टेक्निक हम दे दिए हैं। पिछला सेशन में हम लोग बात कर लिए हैं। और वहीं पे हम ये भी चर्चा किए थे कि अगर किसी श्रेणी में अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जैसे हम आवर्त में पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, जो मेरा परमाणु आकार होता है वो छोटा होते चला जाता है। और ये भी समझाएंगे कि आखिर क्यों होता है, इसका क्या कारण है। तो एक ही कारण है कि जैसे जैसे हम जो है आगे बढ़ते जाते हैं तो मेरी बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। जब बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जो मेरा नाभिकीय आवेश होता है उसका भी मान बढ़ते चला जाता है। अब इसी कारण से नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, और एक ही कक्षा में हम लोग जो है एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते चलते हैं। इसी कारण से वहाँ पे जो नाभिकीय आवेश है उसका आकर्षण जो होता है वो अधिक हो जाता है। वही अधिक होने के कारण से बाहरी कक्षा को नाभिक की ओर जो उसको तान लेता है, खींचने का प्रयास करता है। तो जैसे खींचने का प्रयास उसको करेगा तो ऑटोमेटिक है कि जैसे खिंचाएगा तो उसका आकार क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। इसी कारण से बोला जाता है कि किसी भी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आकृति मेरा या आकार मेरा या जो है त्रिज्या मेरा छोटा होते चला जाता है। ठीक है, तो ये हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अब साथ ही साथ जो बचा हुआ भाग है उसको अब हम आगे लेके अभी चलेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आयनन एंथैल्पी, यानी आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन एक बार और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आयनन एंथैल्पी क्या है? तो जो मेरा आयनन एंथैल्पी क्या है कि जो बाहरी कक्षा में मेरा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है
उसको एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होता है वही मेरा आयनन एंथैल्पी होता है। तो अब हमको यहाँ पे अब थोड़ा सा ये समझना है कि अगर किसी आवर्त में या किसी श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो याद रखना है कि जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो ऑटोमेटिक है, जब नाभिकीय त्रिज्या का मान घटेगा, नाभिकीय प्रभाव का मान बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना हमको ज़्यादा मुश्किल होगा। इसी कारण से बोला जाता है कि अगर बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो वहाँ पर मेरा आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। अगर वर्ग में बात करते यानी कि कॉलम में बात करते तो वहाँ पे असीमित मात्रा में इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करता है बाहरी कक्षा में और उसका आकार भी बढ़ते चला जाता है। तो जैसे जैसे नाभिक से दूर कक्षा का जो बाहरी कक्षा बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा, यानी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको आसानी होगा। लेकिन अगर आवर्त में चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमको ऊर्जा ज़्यादा लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे 3D का ही हम बात कर रहे थे, 3D श्रेणी का, 3D ही श्रेणी में हम लोग चलें तो हम लोग जो है क्या करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं स्कैंडियम यहाँ है, इसका आकार इतना बड़ा है, ठीक, जगह कम है इसी वजह से छोटा छोटा बनाएंगे, इसको समझना है हमको। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा शेप इसका क्या होगा, छोटे होते चला जाएगा। इस प्रकार से आकार इसका क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा। और जैसे इसका आकार छोटा होगा तो जो नाभिक का प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर, जो नाभिक का प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, जो नाभिक का प्रभाव यहाँ होगा और जो सबसे लास्ट वाला होगा, तो नाभिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, और सबसे कम जहाँ से शुरुआत हुआ है वहाँ से। तो हम यही बात किए कि किसी श्रेणी में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या जो है या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे जब हम किसी वर्ग का बात करते हैं, जैसे कि पी ब्लॉक में हम बात कर रहे थे, कोई भी जो है वर्ग उठा लेते थे, जैसे कि मान लेते हैं कि जो है 17 वर्ग 17 ही ले लेते हैं, तो जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आते थे तो वहाँ पे आयनन एंथैल्पी का मान जो है बढ़ जाता है, घट जाता था, उल्टा होता था। क्यों? क्योंकि उसका आकार क्या होता था, बढ़ जा रहा था। इसी कारण से आकार जितना छोटा रहेगा, यानी नाभिक के जितना नज़दीक बाहरी कक्षा रहेगा, ठीक ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा और ज़्यादा ऊर्जा का खपत करना होगा, और नाभिक से जितना बाहरी कक्षा दूर रहेगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा। बस यही समरी है। समरी क्या है कि जितना नाभिक का नज़दीक मेरा बाहरी कक्षा रहेगा तो नाभिक का प्रभाव उसके ऊपर अधिक रहेगा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल है, और जितना ही नाभिक से दूर रहेगा मेरा बाहरी कक्षा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, क्योंकि उसका प्रभाव कम हो जाता है। हम यही समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो याद रखना है कि किसी भी श्रेणी में या किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे तो जो है मेरा आयनन एंथैल्पी का मान वो बढ़ जाएगा, यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या का मान बढ़ा तो इसका मतलब साथ ही साथ याद रखना है आयनन एंथैल्पी का भी मान बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे लिखे भी हैं, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है। कारण पूछ दिया तो कारण एक ही शब्द में जवाब देना है कि नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, या नाभिक का प्रभाव बाहरी कक्षा के ऊपर अधिक हो जाता है। इसी कारण से जो है आयनन एंथैल्पी का मान यहाँ अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर इसी में अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, संक्रमण तत्व के आयनन एंथैल्पी। यहाँ कंपैरिजन करके भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दे सकता है। बोल देगा कि बताइए एस ब्लॉक का जो तत्व है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्कैंडियम है, ये सब है। अगर बोल देगा कि बताइए कि जो एस ब्लॉक का जो तत्व है उनसे संक्रमण तत्व जो है उन दोनों में अगर आयनन एंथैल्पी का तुलना किया जाए तो किसका अधिक होगा? तो याद रखना डी ब्लॉक का जो तत्व होगा उसका आयनन एंथैल्पी का मान संक्रमण जो है एस ब्लॉक के तत्व से अधिक होगा, ठीक ना, यानी एस ब्लॉक से अधिक होता है और जो मेरा पी ब्लॉक होता है उससे कम होता है आयनन एंथैल्पी का मान, ठीक है। काहे कि ये बीचे में है, एस से ज़्यादा और उधर पी से कम, याद रहेगा। यही हम लिखे हुए हैं टॉप यहाँ पे भी
कि संक्रमण तत्व के आयनन एंथैल्पी का मान S ब्लॉक के तत्व से अधिक होता है, यानी S ब्लॉक में जो तत्व होगा उससे अधिक होगा, और साथ ही साथ P ब्लॉक के तत्व से कम होता है, यानी P ब्लॉक का जो तत्व है उससे कम रहेगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर अब हम आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था का। तो ऑक्सीकरण अवस्था का अगर बात किया जाए डी ब्लॉक के तत्व का, तो यहाँ प्रवृत्ति यानी कि जो है बदलता हुआ ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। बस दो गो, यानी अगर 3D का बात करें या 4D का बात करें या 5D श्रेणी का बात करेंगे, तो जो शुरू का सदस्य होगा और जो लास्ट का सदस्य होगा, ठीक ना, वो दोनों का ऑक्सीकरण संख्या अस्थाई होता है या ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई रहेगा, लेकिन शेष जो उस श्रेणी में तत्व होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या एक नहीं होता है। वहाँ पे एक से अधिक हमको ऑक्सीकरण संख्या देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से बोला जाता है कि डी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व है उनके शुरुआत का और अंत का सदस्य को छोड़कर सभी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या प्रवर्ती होता है, यानी बदलता हुआ रहता है, यानी परिवर्तित होता रहता है, यानी उसका मान बदलते रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे उसको लिखे भी हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि पहला तत्व ये हो गया, लास्ट वाला जिंक हो गया, स्कैंडियम, और उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट जिंक। तो हम पिछले क्लास में ये भी देखे थे कि इसका जो है बाह्यतम विन्यास क्या होता है। जैसे कि 3D4s2 है, तो इसके लिए अस्थाई +3 ही रहेगा। ये इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होगा वो अस्थाई है, वो +3 ही दिखाएगा। +3 से ना तो ज़्यादा दिखाएगा ना तो कम दिखाएगा। ठीक है, अब जैसे टाइटेनियम का बात करेंगे, तो जैसे कि आपको यहाँ पे इसका बाह्यतम विन्यास 3D4s2 दिखाई दे रहा है। अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या को ध्यान से देखेंगे तो जो है +2 होता है, +3 होता है, +4 होता है, यानी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी दान करता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी दान करता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी दिखाता है। ठीक है, उसी प्रकार से वेनेडियम का देखें ऑक्सीकरण संख्या तो +2, +3, +4, +5 होता है। क्रोमियम का देखें तो जो है हम क्रोमियम का बताए थे, इसका जो बाह्यतम विन्यास होता है हुंड्स नियम के अनुसार से ये वास्तविक ये वाला होगा। ठीक ना, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं 3D4 होता, 4s2 होता, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाले हैं अस्थाई करने के लिए। ठीक है, हुंड्स ने बोला था ना, या तो ऑर्बिटल में मेरा इलेक्ट्रॉन आधा भरा हुआ होना चाहिए या पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए, तभी वो अस्थाई होता, अन्यथा वो अस्थाई नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे किए हैं, हम पीछे भी समझाए हुए हैं। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, वेनेडियम यहाँ पे +2, +3, +4, +5 ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर Mn को देखें तो यहाँ पे मैग्नीज को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि +2, +3, +4, +6, +7 दिखाता है। सब में आप देखिए ऑक्सीकरण संख्या बदलता हुआ प्रतीत हो रहा है, कहीं अस्थाई दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 के अलावा कोई आया नहीं, लेकिन इस सब में देखते हैं 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है। फिर अगला देखते हैं 5 भी आ जाता है, फिर एगो अगला में 6 जुड़ जाता है, फिर अगला में देखते हैं 7 जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे आपको घटता हुआ प्रतीत होगा। Fe का देखें तो जो है 2 होता है, 3 होता है, और इसी का 2 गुना होता है +4, +6। फिर अगर हम कोबाल्ट को देखें तो +2, +3, +4 दिखाता है। निकेल का देखें तो +2, +3 दिखाता है, 2 ही ऑक्सीकरण संख्या इसका। अगर कॉपर का देखें तो +1, +2 दिखाता है। जिंक का देखें तो फिर +2 ही दिखाएगा, 2 से ना तो कम ना तो ज़्यादा। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण संख्या था मेरा डी ब्लॉक के में जो 3D श्रेणी है उसका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जटिल आयनों का निर्माण मेरा डी ब्लॉक के तत्व करता है या नहीं करता है। ये पिछले यानी कि जो है पीछे जो हम लोग का इंटरमीडिएट का एग्जाम यानी बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि क्या डी ब्लॉक के तत्व जटिल आयनों का निर्माण करता है, ये तो जो है क्यों करता है, या जटिल आयनों का निर्माण क्यों करता है, क्या कारण है। या ऐसे प्रश्न पूछा गया था कि जो संक्रमण तत्व है वह जटिल आयनों का निर्माण करता है, कारण स्पष्ट करें, या कारण क्या है, ऐसे प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक का जो तत्व है वह जटिल आयन का निर्माण एकदम आसानी से करता है, उसमें कोई दूराय वाला बात नहीं है। एकदम आसानी से जो है जटिल आयन का निर्माण कर लेगा, यानी कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण कर लेता है। अब कारण क्या है, क्यों कर लेता है जटिल आयनों का निर्माण। बस जटिल आयनों का निर्माण करने का एक ही कारण है कि इसमें जो हम बाह्यतम विन्यास देखे थे ना, क्या n-1 d के ऊपर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और n s के ऊपर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें जो n-1 d है और n s2 है,
ये दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यौगिक को बनाने के लिए या यौगिक बनाने में अपना इलेक्ट्रॉन का योगदान कर देता है या साझेदारी कर लेता है। इसी कारण से यहाँ पे जटिल आयनों का निर्माण आसानी से कर लेता है, जो कि हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं। इसका कारण यह है कि इसमें n-1d तथा ns तथा np ऑर्बिटल के बीच प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन, वही ऑर्बिटल का एक बड़ा का घर बनाना है, वही वाला जो बताएं, प्रसंकरण के बाद भी प्रसंकरण कर लेता है। उसके बाद भी क्या होता है, खाली और आधा भरा हुआ ऑर्बिटल उपस्थित रहता है। इसी कारण से क्या करता है, जटिल आयनों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये मुख्य बात था यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो है ये जटिल यौगिक का तो निर्माण कर लिया, जटिल आयनों का निर्माण तो कर लिया, क्या ये रंगीन यौगिकों का भी निर्माण करता है? एकदम करता है। अब हम जो है नेक्स्ट रंगीन यौगिकों का ही बात करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं रंगीन आयनों का निर्माण का। ठीक ना, तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि रंगीन आयनों का निर्माण संक्रमण तत्व क्यों कर लेता है या क्यों करता है, इसका क्या कारण है। तो बस एक ही कारण है, याद रखना कि जो मेरा d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आधा होता है, अर्धपूरित भरा हुआ होता है। इसी कारण से जो संक्रमण तत्व का जो भी तत्व है इसके यानी इस ब्लॉक के अंतर्गत, वो सब कोशिश करता है कि हम रंगीन यौगिकों का निर्माण करें या रंगीन आयनों का निर्माण करें। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं, संक्रमण धातु आयन जो है वो रंगीन होते हैं, यानी रंगीन होता है। ठीक, कारण क्या है, क्यों रंगीन होता है, तो अयुग्मित यानी अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी डी ऑर्बिटल में मेरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वह अयुग्मित होता है, अनपेयर होता है। अनपेयर क्यों होता है, तो वही अर्धपूरित यानी आधा भरा हुआ होने के कारण से, या पूर्ण पूरित भरा हुआ नहीं होता है, न आधा भी बड़े भरा हुआ होता है सही से। इसी कारण से तो डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, लिख दिए कारण, यानी कहने का मतलब है, स्पष्ट इसको समझें तो आपको प्रश्न किस प्रकार से दे सकता है। तो प्रश्न आपका रहेगा कि जो संक्रमण तत्व के अंतर्गत जो भी तत्व है वह रंगीन आयनों का निर्माण क्यों करता है या रंगीन यौगिकों का निर्माण क्यों करता है, क्या कारण है, या रंगीन आयन क्यों होता है, इसका क्या कारण है। प्रश्न कैसे भी बना सकता है। ठीक है, तो सबका एक ही जवाब है कि मेरा जो यहाँ पे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, यानी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा डी ऑर्बिटल में उपस्थित होता है। इसी कारण से ये रंगीन यौगिकों का भी निर्माण करता है या रंगीन आयनों का निर्माण करता है। जैसे कि कुछ हम जो 3D श्रेणी में जो तत्व है उनका आयन को लिखें और वह कौन सा कलर का हो सकता है वो भी लिखें। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि सबसे शुरू वाला 3D श्रेणी में, श्रेणी 3 बताए ना, आवर्त चौथा आवर्त में एक श्रेणी जिसको 3D बोलते हैं, फिर पाँचवा में 4D श्रेणी होता है, छठा में 5D श्रेणी होता है। यानी जितना आवर्त है उसमें एक घटा देना है, वही आपका श्रेणी प्राप्त हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला तत्व 3D में देखते हैं जो है स्कैंडियम, जो है S3+ आयन है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। अब जो है हम टाइटेनियम का बात करें तो Ti4+ अगर है, 4+ आयन दिखा है तो ये रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होगा। अगर एक ज़्यादा यानी एक कम किया, जैसे कि Ti3+ आयन दिखाया, तो वो बैगनी रंग का हो जाएगा। 4 है, 4+ आयन है तो वो रंगहीन होगा, उसका कोई रंग नहीं होगा। लेकिन 3 जैसे हो गया तो याद रखना वो बैगनी रंग का हो जाएगा। उसी प्रकार से वेनेडियम 4+ आयन जैसे है तो वो नीला होता है, अगर 3 हो गया तो वो हरा हो जाएगा, अगर वो मान लिया जाए 2 हो गया तो वो बैगनी हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे जैसे कि हम शुरू से फिर से देखते हैं कि Sc3+ आयन देखते हैं तो ये रंगहीन होता है, ये भी रंगहीन होता है। Ti4+ आयन जैसे 3 में जाते हैं तो वो बैगनी हो जाता है। फिर जब वेनेडियम 4+ आयन देखते हैं तो ये नीला होता है, लेकिन 3 का बात करेंगे तो हरा हो जाएगा, 2 का बात करेंगे तो बैगनी हो जाएगा। ये आयन का रंग बता रहा है। ठीक है, अच्छा अगला क्रोमियम है, 3+ दिखा रहा है तब तो बैगनी रंग का है, अगर 2 दिखाया तो वो नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। जैसे Mn3+ है तो बैगनी रहेगा, 2 दिखा दिया तो गुलाबी हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे कि लोहा का बात करें, जैसे लोहा है आपके पास, यानी आयरन है, अगर वो 3+ आयन दिखाता है तो पीला रंग का होगा, अगर 2 दिखा दिया तो वो हरा रंग का हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। कोबाल्ट 3+ दिखाता है तब तो वो नीला होता है, अगर 2 दिखा दिया प्लस आयन तो वो गुलाबी हो जाएगा। अगर कॉपर का बात किया जाए तो 2+ दिखाता ही है और वो नीला रंग का होता है। और जिंक जो होता है उसका कोई रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होता है। बस इसी को याद रखना, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो सामान्य गुण है डी ब्लॉक का वो ख़त्म होता है। अब हम लोग जो है डी ब्लॉक के अंतर्गत कुछ 1-2 यौगिक है उनके बारे में हमको जानकारी रखना होगा। जैसे कि एक होता है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी 2 आयन के बारे में जानना है। एक मैग्नेट होता है, एक परमैंगनेट होता है, इन दोनों के बारे में जानना है। एक क्रोमेट होता है, एक डाइक्रोमेट होता है, इन दोनों के बारे में जानना है। यानी कुल मिला के हमको जो है 2 यौगिक पढ़ना है और 4 आयनों को समझना है। ठीक है, तो जिसमें कि हम टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक ना, तो ये टॉपिक है मेरा। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाएंगे कैसे, इसका विचलन क्या होता है, बनाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पायरोलुसाइड एक अयस्क है MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड है, उसको हम लोग क्या करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा देते हैं। तो जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तो हमको पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है K2MnO4, KMnO4 नहीं, K2MnO4। K2MnO4 को पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं और KMnO4 को पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी समझाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम लोग जो है यानी पायरोलुसाइड अयस्क के लिए MnO2 लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए KOH लिए और ऑक्सीजन के उपस्थिति में अभिक्रिया को करवाना प्रारंभ कर दिए। तो जैसे ही अभिक्रिया होता है तो पोटेशियम मैग्नेट हमको प्राप्त होता है और कुछ अंश जल का भी प्राप्त होता है। तो जैसे ही जल का अंश प्राप्त होता है तो पुनः यह अभिक्रिया हमको समाप्त नहीं हुआ है, हमको तो यही तो प्राप्त करना नहीं है, हमको प्राप्त क्या करना है KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पुनः क्या करेंगे कि जो हमको यहाँ पे K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हुआ है उसको पुनः जल के साथ में घुला मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे ये अम्लीय प्रकृति का होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिर पुनः अभिक्रिया करवाना प्रारंभ करते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है जो हमको चाहिए, जिसको हम बनाने का प्रयास कर रहे थे वो हमको मिल गया, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट हमको प्राप्त हो गया और साथ ही साथ साइड प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बनाने का इसका विधि था। एक और विधि है, उस विधि के बारे में बात करेंगे, तो इसको पहले हम मिटाते हैं जल्दी से, तब फिर हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, पोटेशियम जो मैग्नेट था उसी के माध्यम से उसका ऑक्सीकरण कर देंगे और ऑक्सीकरण जैसे ही होगा हमको प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। कैसे, हम शॉर्ट में उसका ये लेके चलेंगे, यानी हम लिख सकते हैं पोटेशियम मैग्नेट के विद्युत अपघटनी द्वारा ऑक्सीकरण करके, ऐसे भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो जो पोटेशियम मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेट आयन है वो होता है MnO4 2- आयन। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे पोटेशियम मैग्नेट लेंगे, उसका विद्युत अपघटनी के द्वारा ऑक्सीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने का मतलब है क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दान करना होता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास पोटेशियम जो मैग्नेट है यानी KMnO4+ आयन के साथ में जुड़ के बनाता है। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर हम देखें पोटेशियम K2MnO4, ठीक, ध्यान से देखना है, और एक होता है KMnO4, ठीक।
अगर हम इसको यहाँ ध्यान से देखें तो जो पोटेशियम है क्या गो है, तो 2 गो है, के MnO4 के पास जब तक -2+ आयन नहीं होगा तो 2 गो पोटेशियम कहाँ से आया होगा इसे, यानी इसके पास भी 1+ आयन, इसके प्लस भी 1+ आयन, यानी एक पोटेशियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है, फिर इसको 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तब जाके ये जो है पूरा होता है 2+ आयन। ठीक है, अभी यहाँ पे रहने देना है इसको। अब आगे चलते हैं। जैसे आप पोटेशियम को देखें और MnO4 यहाँ पे -1 दिखा रहा होगा प्लस आयन का है, पोटेशियम क्या कर रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको अकेला डाल रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट हमको पता चलता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, और इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। अब इन्हीं का ऑक्सीकरण करके हम लोग जो है परमैग्नेट आयन को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दान करना, समझ में आया नहीं ये? उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं, अब क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अब हम करते क्या हैं कि मैग्नेट आयन लेते हैं, MnO4 2+ आयन। कैसे आया मैग्नेट आयन, यह आपको पता है, K2MnO4 से निकाल लिए हैं हम। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्या करता है, यह 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है अपने में से, यानी 2 को यहाँ दिखा रहा था, 2 को इसके पास है, वो क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल देता है। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो निकालने के साथ साथ तो अब यहाँ पे कौन बचेगा, MnO, उसके बाद 4 -1, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए यही अभिक्रिया, इसको आराम से क्या करना है, लिख लेना। तो इसको हम बोल देते हैं मैग्नेट आयन, इसको बोल देते हैं परमैग्नेट आयन। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का हम एक जो है चित्र बनाने का, यानी कि जो है उसका आकृति को बनाने का या संरचना बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, अगर इसका देखें और उसका देखें तो ध्यान से देखिएगा, दोनों को बीच से एक लाइन खींच देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। अगर इसका संरचना बताएं तो क्या होगा, M है, इसके साथ में इस प्रकार से 4 ऑक्सीजन है, ये डबल बंधन के साथ में सब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और +2 आयन दिखाता है, तो एक वो माइनस यहाँ दिखाएगा, एक माइनस यहाँ दिखाएगा। क्यों दिखाया, अगर ये माइनस नहीं रहता तो इसका मतलब होता कि यहाँ डबल बंधन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर माइनस दिखा रहा है दोनों एका को, तो इसका मतलब है कि एका को इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ में साझेदारी करने के लिए तैयार है। तो ये है मैग्नेट आयन का संरचना। अब परमैग्नेट का संरचना कैसा होता है, तो हूबहू ऐसा ही रहेगा जैसे कि Mn है। ठीक है, ऊपर से 2 गो ऑक्सीजन, इधर से 2 ऑक्सीजन, इधर से भी 2 ऑक्सीजन, मतलब डबल बंधन के साथ में, इधर से ऑक्सीजन सिंगल बंधन के साथ में, और एक माइनस आयन दिखाता है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों करता है, तो यहाँ पे पूर्णतः ऑक्सीजन दिखा रहा है कि हम Mn के ही साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ भी दिखा रहा है कि Mn के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये दिखाता है कि मेरा एक बंधन खुला हुआ है, कोई और हमारे साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संरचना होता है। अगर दोनों का संरचना को देखेंगे तो दोनों का संरचना चतुष्फलकीय ही होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय। यहाँ पे हम बीच में ही लिख देते हैं संरचना कैसा होता है दोनों का, टेट्राहेड्रल, यानी चतुष्फलकीय। ठीक है, इसमें 1-2 पॉइंट और है, उसको हम लिख देते हैं। जैसे कि हरा रंग का रहेगा, ठीक ना, अगर जो मैग्नेट आयन है वो हरा रंग का रहेगा तो वो अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है, अनुचुंबकीय। अगर वो हरा रंग का नहीं है
ठीक ना। या तुम आपको प्रश्न पूछ देगा कि क्यों हरा रंग का होने के बाद वो अनुचुंबकीय हो जाता है, क्यों? तो याद रखना है कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने के कारण से या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से ये क्या होता है, अनुचुंबकीय हो जाता है। जबकि परमैग्नेट आयन का बात किया जाए तो ये प्रतिचुंबकीय होता है। यानी अगर हम देखें तो जो हमारे पास मैग्नेट आयन है, अगर ये हरा है, ठीक ना, कैसा है, अगर उसका कलर हरा है तो वो अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। कारण क्या है? तो बस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण। अच्छा, अगर पूछ देगा कि ये कैसा है, परमैग्नेट आयन अनुचुंबकीय, पराचुंबकीय या लोहचुंबकीय, तो याद रखना ये प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। तो इसका कहानी होता है समाप्त। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मार लेना है। तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट का। पहला हम लोग पढ़ लिए पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में पढ़ लिए। आज अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सबसे पहले हम लोग जानते हैं, उसको बनाने का विधि देखेंगे। तो बनाने का विधि क्या है? तो FeCr2O4, यानी इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पोटेशियम परमैग्नेट को बनाने के लिए पायरोलुसाइट अयस्क के लिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी बनाने के लिए हम एक अयस्क का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है आयरन क्रोमेट, यानी FeCr2O4, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको लेने के बाद अब आगे नेक्स्ट इसमें क्या जो है डालना है, ताकि मेरा अभिक्रिया प्रारंभ हो जाए और जो मेरा मेन लक्ष्य है वो हमको प्राप्त हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले आयरन क्रोमेट लेते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसको लेते हैं। ये दोनों को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो है अभिक्रिया करवाना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे दोनों को आपस में मिला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो सबसे पहले हमको एक यौगिक मिलता है जिसका नाम होता है सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्रोमेट। जो पहले आयरन क्रोमेट था वो अब बदल जाता है किसमें? सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ हमको फेरिक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमको ये दोनों से मतलब नहीं है, हमको मतलब है जो सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ इससे मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये जो सोडियम क्रोमेट हमको प्राप्त हुआ है, ठीक, उसको क्या करेंगे, H2SO4 के उपस्थिति में दोनों को मिला के फिर से हम लोग जो है कस के गर्म उसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं फिर वही प्राप्त जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है को H2SO4 अम्ल के द्वारा अम्लीय किया जाता है, जिसके फलस्वरूप सोडियम डाइक्रोमेट यानी N2Cr2O7 प्राप्त होता है। क्या हम लक्ष्य के पास पहुंच गए? नहीं, अभी हम लक्ष्य के पास नहीं पहुंचे। तीसरा स्टेप जब लेंगे तब जाके हम अपना लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। मेरा लक्ष्य क्या है? K2Cr2O7 को प्राप्त करना हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट था उसको H2SO4 की उपस्थिति में दोनों को आपस में मिलाते हैं और अम्लीय बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम लोग अम्लीय बनाने का प्रयास करते हैं तो हमको एक यौगिक मिलता है जिसका नाम होता है यहाँ पे सोडियम दूगो क्रोमियम है, इसी वजह से बोलते हैं डाई क्रोमेट। और ये हमको साथ ही साथ जो है सोडियम सल्फेट भी प्राप्त होता है और जल का अंश भी मिलता है हमको देखने के लिए। लेकिन जो मेरा मेन चीज हमको प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम बनाने के लिए ये तामझाम कर रहे हैं, वो अभी हमको मिला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है उसमें KCl को मिला देंगे। किसको मिला देंगे? KCl को, यानी पोटेशियम क्लोराइड को मिलाएंगे। तो जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो मिलाने के बाद
हमको सबसे पहला यौगिक मिलता है K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट हमको प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये अभिक्रिया सबको जो है 2 से 3 बार इसको लिख के प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया याद हो जाएगा, इसमें कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो गया और साथ ही साथ NaCl मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं कि हमको जो पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमको प्राप्त हो गया, ठीक है, हम मान लिए, लेकिन इनका 2 आयन होता है। एक होता है क्रोमियम का, यहाँ पे 2 को हमको देखने के लिए मिलता है, एक क्रोमेट होता है, एक डाइक्रोमेट होता है। तो यानी जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमेट का हो या डाइक्रोमेट का हो, दोनों में क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो समान होता है। क्या होता है? समान, एक जैसा होता है, समान होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्रोमेट आयन है और जो डाइक्रोमेट आयन है, ठीक, उसका संरचना कैसा होगा, ठीक है। वो चतुष्फलकीय है या चतुष्फलकीय नहीं है, तो हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम क्रोमेट आयन को देख लेते हैं, यानी CrO4 2- आयन, ठीक, इसको देखने का प्रयास करते हैं हम। तो क्रोमियम रहेगा बीच में और 4 गो ऑक्सीजन है, ऊपर एक, इस प्रकार से। डाइक्रोमेट है Cr2O7, क्रोमियम 2 गो है, क्रोमियम, एक और क्रोमियम यहाँ होगा, क्रोमियम। ये दोनों क्रोमियम को ऑक्सीजन जोड़ता है आपस में। कौन जोड़ता है? ऑक्सीजन। इधर इधर ऑक्सीजन, एगो नीचे में ऑक्सीजन, फिर इधर एक ऑक्सीजन, फिर इधर एक ऑक्सीजन और फिर एक नीचे में ऑक्सीजन। यानी क्रोमियम 2 गो है, ऑक्सीजन 7 गो है। तो क्रोमियम 1 2 पुड़ गया, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें क्रोमियम अकेला था, 4 ऑक्सीजन था, क्रोमियम बीच में आ गया, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये हो गया, ठीक है। ये क्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन है, याद रखना है। ये क्या है? क्रोमेट आयन है और ये डाइक्रोमेट आयन है, याद रखना है इतना। अगर दोनों का आकृति का बात किया जाए तो याद रखना है कि ये भी चतुष्फलकीय होता है। ये ऑक्सीजन के साथ में 2 क्रोमियम यानी 2 आयनों को जोड़कर ये भी चतुष्फलकीय आकृति ही का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है दोनों का आकृति कितना? चतुष्फलकीय, ठीक है। ये ऑक्सीजन के साथ में 2 गो चतुष्फलक निर्माण करता है। कौन? डाइक्रोमेट आयन। अच्छा, यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ देता है कि क्रोमियम, ऑक्सीजन और फिर क्रोमियम, इनमें बंधनों का जो है या बंधन जो है उसका कोण कितना है? तो याद रखना है 126 डिग्री होता है। कितना होता है? 126 डिग्री। यानी वहाँ का यहाँ हम उठा के ला रहे हैं, क्रोमियम है, फिर ऑक्सीजन है, क्रोमियम है, ठीक। तो अगर इसमें बंधनों का एंगल पूछ ले, कोण पूछ ले, तो याद रखना है 126 डिग्री होता है। कितना होता है? 126 डिग्री होता है, ठीक है। तो लमसम डी ब्लॉक का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था उसको हम कवर कर लिए। अब बचता एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक का भी इसी प्रकार से एक सेशन और ले लेंगे तो ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में एफ ब्लॉक का बचा हुआ भाग को लाएंगे, ठीक है। डी ब्लॉक मेरा समाप्त हो गया। तो जय हिंद, बस आज इतना ही।